Hello everyone, welcome back to Feedback IS. I'm Nasir Saifi, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको लास्ट सीरीज में बताया था या अपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है, यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, चाहे हम मेंस की बात करें, चाहे हम इंटरव्यू की बात करें, तो करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यूपीएससी के लिए। तो आज हम द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है, आज हम जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है वो 10 जुलाई का न्यूज़पेपर है। कब का है दोस्तों? आज 10 जुलाई हो रही है, 10 जुलाई का न्यूज़पेपर है। हम उसको एनालाइज करने वाले हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। सारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है, जो कुछ रिलेवेंट टॉपिक हैं वही पढ़ने होते हैं। हमें सिलेबस से लिंक करके पढ़ना होगा, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से आर्टिकल यूपीएससी के एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, हम वो देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों? इंडेक्स देखते हैं। कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है द हिंदू में, जो फ्रंट हेडलाइन, दोस्तों हम इंडेक्स देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा आर्टिकल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और कौन सा आर्टिकल यूपीएससी के रिलेवेंट है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है दोस्तों वो कौन सा? एनपीआर एंड सेंसस 2027। जो एनपीआर एंड सेंसस है वो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, वो जीएस के कौन से पेपर में कवर होगा। तो जीएस के कौन से पेपर में कवर होगा? जनरल स्टडीज 2 में, जनरल स्टडीज 2 में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक प्लस करंट लिंक, स्टैटिक प्लस करंट लिंक। आपको स्टैटिक तो पढ़ना ही है दोस्तों, लेकिन आपको करंट अफेयर से उसको लिंक करना पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर से लिंक नहीं करेंगे तो आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। अगर आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे दोस्तों, तो आप मेंस में अच्छे नंबर फैच नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अगर आप कोई स्टैटिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का कोई भी टॉपिक ले लीजिए, मान लीजिए आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर से उसको लिंक करना पड़ेगा। आपको करंट अफेयर से लिंक करके उसको पढ़ना पड़ेगा, जब आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, जब आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। अगर हम अगला आर्टिकल देखें, अगला आर्टिकल कौन सा है? इलेक्टोरल रोल रिवीजन। तो दोस्तों जो अगला आर्टिकल है वो कौन सा है? इलेक्टोरल रोल रिवीजन। जैसे बिहार में जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन हो रहा है दोस्तों, जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो रोल रिवीजन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आर्टिकल है। ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे जीएस पेपर 2 में आएगा ये भी। तो इसकी प्रायोरिटी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी प्रायोरिटी मैंने इसको 4 स्टार दिए क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैंने इसकी प्रायोरिटी सेट की है, इसको मैंने 4 स्टार दिए और इसको तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इस आर्टिकल के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, इसलिए इस आर्टिकल को आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रायोरिटी बेस पर सबसे ऊपर है दोस्तों। अगर हम मेंस और इथिक्स की बात करें दोस्तों, इसमें मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताया था बिहार में जो इलेक्टोरल रोल हो रहा है उसके लिए जो इथिक्स है, इथिक्स के लिए जीएस पेपर 4 के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर हम जीएस पेपर 4 की बात करें, उसके लिए जो बिहार इलेक्टोरल हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं दोस्तों, नेग्लिजेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो आर्टिकल है वो कौन सा है दोस्तों? अगला आर्टिकल जो है बड़ोदरा में क्या हुआ है दोस्तों? बड़ोदरा में क्या है? बड़ोदरा के अंदर एक ब्रिज कोलैप्स हो गया है। अब ब्रिज कोलैप्स हो गया है तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कि ब्रिज कोलैप्स हो गया, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग किल्ड हो गए। तो ये कोई न्यूज यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? अगर बड़ोदरा में कोई ब्रिज कोलैप्स हो रहा है, अगर गुजरात के अंदर कोई ब्रिज कोलैप्स हो रहा है, तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यूपीएससी के लिए दोस्तों ये जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो इसकी दोस्तों प्रायोरिटी मैंने सेट की है, इसकी प्रायोरिटी क्या है? इसकी प्रायोरिटी है 4 स्टार दिए मैंने, तो मैंने इसको 4 स्टार दिए। 4 स्टार क्यों दिए दोस्तों? ये जो टॉपिक है वो इथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? इथिक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है हमारा जीएस पेपर 2 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है
उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मैंने इसलिए इसको 4 स्टार दिए हैं। आगे बढ़े, आगे जो हमारा अगला आर्टिकल है दोस्तों वो कौन सा है? अगला आर्टिकल है ड्रग लैब इन राजस्थान। क्या हुआ है? ड्रग लैब इन राजस्थान। तो इसके ऊपर हमारा आर्टिकल है। तो ये कौन से पेपर में आ सकता है दोस्तों? जीएस पेपर 3 में आएगा। तो दोस्तों कौन सा? जीएस पेपर 3 में आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है और इसकी प्रायोरिटी कितनी सेट की है मैंने? इसकी भी प्रायोरिटी दोस्तों 4 स्टार है। कितनी? इसकी भी प्रायोरिटी 4 स्टार है। और सिक्योरिटी प्लस प्रीलिम्स, ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फैक्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं सर हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, हम इतनी कोशिश करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो पूछते हैं सर ऐसा क्या रीज़न है, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, दिन रात हम पढ़ रहे हैं, हम कोई एंजॉयमेंट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रीलिम्स क्यों निकलता है? तो बस मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि आप अपने स्टैटिक पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आपका स्टैटिक पार्ट से कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है तो आपका प्रीलिम्स निकलना मुश्किल है, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो स्टैटिक का क्वेश्चन है। अगर वहां आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, अगर वहां पर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो अगर आप वहां पे क्वेश्चन गलत कर देते तो आप वैसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप स्टैटिक पार्ट के भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स निकलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए स्टैटिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एनसीईआरटी को फाउंडेशन बनाइए, एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन टू लाइन आप रट दीजिए। जब मैंने प्रीलिम्स निकालता था दोस्तों तो मैं एनसीईआरटी पर हमेशा डिपेंड रहता था। मैं एनसीईआरटी काफ़ी पढ़ता था, मैंने स्टैंडर्ड बुक काफ़ी बाद में स्टार्ट की, मैंने एनसीईआरटी पर डिपेंड रहा। तो इसलिए एनसीईआरटी को मिस मत कीजिए, एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन है। तो एनसीईआरटी को कभी मिस मत कीजिएगा। तो हमेशा अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, अगर आपको 2026 का प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो प्लीज़ आप स्टैटिक पार्ट पर जो स्टैटिक पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल हमें किलादी एक्सिबिशन। अब किलादी एक्सिबिशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये तमिलनाडु में एक्सिबिशन हो रहा है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हिस्ट्री वाला पार्ट है दोस्तों जीएस पेपर 1 का, वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एंशियंट कल्चर और जीएस 1 के लिए। जो एंशियंट कल्चर है और जो जीएस 1 का पेपर है उसके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? एफएटीएफ। अब एफएटीएफ जब भी आता है दोस्तों, अगर हम एफएटीएफ का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान क्या करता है? टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। क्या करता है? टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। तो हमेशा हमारे दिमाग में सबसे पहले पाकिस्तान आएगा। अगर हम एफएटीएफ की बात करते हैं तो हमेशा जो सबसे पहले जो हमारे जहन में नाम आता है वो पाकिस्तान का आता है। क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है? क्योंकि पाकिस्तान जो है टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, प्रमोट करता है। टेररिज्म को क्या करता है? प्रमोट करता है। इसलिए पाकिस्तान का हमेशा हमारे जहन में नाम आता है। अब दोस्तों ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? एफएटीएफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल जो रिलेशन है, जीएस पेपर 2 है उसमें एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। उसमें ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी प्रायोरिटी भी जितने भी 4 लिस्ट की जितने भी ये आर्टिकल है, मैंने सारे आर्टिकल्स को क्या दिया है? 4 स्टार दिए हैं, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए दोस्तों आप इन आर्टिकल को मिस मत कीजिएगा। और ये पेपर क्यों आता है? इंडिया आईआर प्लस जो टेररिज्म है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आईआर है और टेररिज्म है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आईआर है और जो टेररिज्म है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आगे बढ़े, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल निपा वायरस वॉच के ऊपर है। तो दोस्तों मैंने निपा वायरस के बारे में डिटेल में बताया, आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें निपा वायरस के बारे में बताया, व्हाट इज निपा वायरस। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में निपा वायरस के बारे में बताया, व्हाट इज निपा वायरस, और जो केरला की जो गवर्नमेंट है वो कैसे सर्वेलेंस कर रही है और कैसे अर्ली वार्निंग दे रही है और कैसे क्या कर रही है, कैसे लोगों को क्या कर रही है, क्वारंटीन कर रही है और अंडर ऑब्जर्वेशन में रख रही है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में निपा वायरस के बारे में बताई हैं। तो आप मेरा लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आप निपा वायरस के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप निपा वायरस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब ये पेपर जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंफ्रा प्लस इथिक्स। अब आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है माइग्रेंट वर्कर डिटेंशन। तो उड़ीसा में क्या हुआ है दोस्तों, उड़ीसा में क्या हुआ है दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल के जो माइग्रेंट हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। क्या 4400 जो माइग्रेंट हैं उनको डिटेन कर लिया गया है, जो उसके ऊपर आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीएस पेपर और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी जो प्रायोरिटी मैंने सेट की है वो भी 4 स्टार है। और गवर्नेंस प्लस इथिक्स के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं, होम्योपैथी प्लस एलोपैथी, ये जीएस पेपर 2 के लिए। और ये जो मैंने इसको जो स्टार दिए दोस्तों 3 स्टार दिए। ये आर्टिकल यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आर्टिकल जो पहले वाले आर्टिकल थे वो इंपॉर्टेंट थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये मेडिकल इथिक्स के लिए आएगा। अगर हम दोस्तों सतलेज यमुना कैनाल जो इशू है, सतलेज यमुना जो कैनाल इशू है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जीएस पेपर 2 में आएगा। इसको मैंने 3 स्टार दिए हैं। ये फेडरलिज्म और वाटर डिस्प्यूट पे है। क्या है ये, फेडरलिज्म और वाटर डिस्प्यूट पे। तो ये आर्टिकल थे दोस्तों, जितने ये कितने 10 आर्टिकल हैं दोस्तों, ये 10 आर्टिकल मैंने आपको बताए। ये इंडेक्स मैंने 10 आर्टिकल की बनाई है, लेकिन दोस्तों मैं इसमें सिर्फ आपको 5 आर्टिकल पढ़ाऊंगा। इसके अंदर मैं जो इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल हैं वही मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर। और जो 5 आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं सारे आर्टिकल पढ़ाने लगूंगा दोस्तों तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इतनी लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं सारे आर्टिकल्स अगर डिटेलिंग में पढ़ाने लगा तो घंटों की वीडियो बनेगी। इसलिए मैं इसमें से आपको 5 आर्टिकल पढ़ाऊंगा और वो भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, मैं लिंक करके बताऊंगा सारे। और आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ना अगर सीख जाएंगे तो आपको फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लिंक करना सीख जाएंगे, अपना जो दिमाग है वो मल्टी डायमेंशन कर लेंगे, तो आप यूपीएससी के लिए न्यूज़ पढ़ना सीख गए हैं और आप करंट अफेयर्स को कवर करना सीख गए हैं। करंट अफेयर्स को जिसने कवर कर लिया दोस्तों वो मेंस में बहुत अच्छे नंबर फैच कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहला आर्टिकल देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आज का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है, 10 जुलाई का जो न्यूज़पेपर है उसका पहले आर्टिकल हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कौन सा दोस्तों, पहला आर्टिकल देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में 5 MCQ देने वाले हैं। हम वीडियो के लास्ट में 5 MCQ देने वाले हैं और जो MCQ होंगे वो पूरे न्यूज़पेपर का एनालाइज करने के बाद हमने बनाए हैं। जो पूरे न्यूज़पेपर का एनालाइज करने के बाद हमने बनाए हैं और वो 5 MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ होने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये MCQ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हमने बहुत एनालाइज, पूरा न्यूज़पेपर एनालाइज किया, उसके बाद हमने ये MCQ बनाए। अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हैं या बहुत ही आप चाहते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम 2026 आपका क्लियर हो, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये जो MCQ हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों पहला आर्टिकल क्या है, हमारा पहला आर्टिकल है सेंटर ईयर 8 टू डिसाइड अपडेटिंग द NPR अलोंग विद द सेंसस। तो सेंटर ने दोस्तों अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि NPR लागू होगा सेंसस के साथ या नहीं होगा। क्या होगा, NPR लागू होगा, सेंटर ईयर टू डिसाइड ऑन अपडेटिंग NPR। तो अभी तक सेंटर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड नहीं किया है क्या सेंसस 2027 के साथ NPR अपडेट होगा नहीं होगा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है NPR और ये न्यूज क्या है आखिर।
व्हाट इज द न्यूज अबाउट द एनपीआर, व्हाट इज द न्यूज अबाउट द एनपीआर, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इस आर्टिकल में लिखा क्या है दोस्तों, हम इसके कुछ कोर एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। इस आर्टिकल में है क्या दोस्तों, द सेंटर हैज नॉट वेदर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्या होती है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आप इसमें पॉपुलेशन वर्ड है उस पर ध्यान दीजिएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द अपकमिंग सेंसस 2027। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है कि ये इसको अपडेट किया जाएगा सेंसस 2027 के साथ। लेकिन व्हेन क्वेश्चन वर रेज्ड अबाउट द एनपीआर इन 2-day कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन हेल्ड ऑन जुलाई, तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है इस आर्टिकल का दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्या है, ये है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो कॉन्फ्रेंस सेशन वर एड्रेस्ड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी। किसने कन्वीन की, यूनियन होम सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार ऑफ जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। क्या, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस इन्होंने कन्वीन की। जो एनपीआर जो होता है दोस्तों फर्स्ट स्टेप है, क्या है, जो नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है वो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेशनल जो एनआरसी है, अगर हम एनआरसी को लागू करना चाहते हैं पूरे इंडिया में, अगर हम एनआरसी को लागू करना चाहते हैं पूरे इंडिया में, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, उसका फर्स्ट स्टेप है एनपीआर। एनपीआर को लागू करना होगा, एनपीआर को अपडेट करना होगा, तभी हम एनआरसी को लागू कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सिटीजन रूल्स ऑफ 2003 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, अगर ये नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है वो कौन से एक्ट के अंदर हम लोग अपडेट करना चाहते हैं या कौन से एक्ट के अंदर आता है, तो ये कौन से एक्ट के अंदर आता है, सिटीजन रूल्स 2003, सिटीजन रूल्स 2003 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, कितना 1955 के अंदर आता है दोस्तों। फर्स्ट टाइम एनपीआर कब आया था दोस्तों, पहली बार एनपीआर कब लागू किया गया था, पहली बार एनपीआर कब क्रिएट किया गया था दोस्तों, पहली बार जो एनपीआर क्रिएट किया गया था वो 2010 में किया गया था। एनपीआर वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन 2010 एंड अपडेट कब किया गया था, इसको अपडेट किया गया था 2015 और 2016 को अपडेट किया गया था। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया गया था 2015 और 2016 को अपडेट किया गया था। अगर हम दोस्तों आगे देखें इसको, द एनपीआर 2010, द एनपीआर फर्स्ट क्रिएटेड इन 2010 एंड डाटा वाज कलेक्टेड एंड simultaneously during the first phase and called the house listing and housing HLO schedule of the 2011 census. The NPR database was then updated 2015-2016। जैसे मैंने बताया 2010 में क्रिएट किया गया था, जब सेंसस हुआ था 2011 का, उससे पहले 2010 में इसको क्रिएट किया गया था। लेकिन अपडेट इसको कब किया गया, अपडेट इसको 2015 और 2016 में किया गया था। अब सेंसस टुक प्लेस इन 2019 कवरिंग मोर देन 26 lakh people in the all state this time however only question pertaining, अभी जो एनपीआर होगा उसके अंदर क्या होगा, this time around however only question pertaining to the household amenities in the first phase, क्या होगा, amenities पूछे। लेकिन सेकंड फेज में क्या होगा, टेक प्लेस फरवरी 2027 will include the question on caste as the first census independent India to enumerate the caste। तो दोस्तों पहले सेशन में क्या होगा, पहले सेशन में जो क्वेश्चन होंगे वो हाउस होल्ड से लेके होंगे, अमेनिटीज से लेके होंगे। लेकिन जो सेकंड फेज होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो कास्ट रिलेटेड होंगे। क्या होंगे, कास्ट रिलेटेड। जो सेकंड जो फेज होगा वो कब होगा दोस्तों, वो 2027 में फरवरी में होगा। और जो पहला फेज किया जाएगा दोस्तों उसमें ओनली क्वेश्चन pertaining to the household amenities in the first phase। लेकिन सेकंड फेज में क्या होगा, सेकंड फेज में कास्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कास्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो सेकंड फेज में पूछे जाएंगे। अब इस आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या इज द गवर्नमेंट ट्रैकिंग हु बिलोंग्स इन इंडिया और हु डजंट। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रैक कर रही है कौन इंडिया से बिलोंग करता है और कौन इंडिया से बिलोंग नहीं करता है। मान लीजिए आपका जो नाम है सेंसस में है लेकिन एनपीआर में नहीं है, तब क्या होगा। मान लीजिए आपका जो नाम है सेंसस में है लेकिन एनपीआर में नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों। अगर आपका नाम सेंसस में है लेकिन एनपीआर में नहीं है, तब क्या होगा दोस्तों।
आगे बढ़े और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एनपीआर। आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है क्या, व्हाट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है क्या दोस्तों, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है दोस्तों। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जैसा इसमें दोस्तों पॉपुलेशन दिया हुआ है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, जैसे इसमें इंक्लूड किया गया है पॉपुलेशन। जब इसमें पॉपुलेशन इंक्लूड कर दिया गया तो दोस्तों जो लिस्ट होगी, यूजुअल जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी लिस्ट होगी, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी एक लिस्ट होगी, जो हाउस होल्ड होंगे या अमेनिटीज होगी उनके बारे में एक लिस्ट बनाई जा रही है, वो अपडेट की जाएगी। तो नेशनल पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन से पता चल रहा है, एक जो लिस्ट बनाई जाएगी कितने हाउस होल्ड जो इंडिया में कितने रेसिडेंट रह रहे हैं उनके बारे में एक लिस्ट होगी। और दूसरों कंडक्टेड अंडर द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन, ये नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है दोस्तों वो कौन से एक्ट के अंडर कंडक्ट कराया जाता है, आप मुझे कमेंट में बताइए कौन से एक्ट के अंडर में इसको कराया जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स रूल्स ऑफ 2003, तो जो 2003 के जो सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं उसके अंडर इसको कंडक्ट कराया जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को। अच्छा, ये रजिस्टर इसको कौन कराता है, कैरिड कौन करता है दोस्तों, इसको कौन कराता है इस रूल्स के अंडर में, तो दोस्तों ये होगा एनपीआर क्या होगा, अपडेट होगा, लागू होगा, क्रिएट होगा, सारा इसके अंडर में होगा। लेकिन दोस्तों इसको कौन कैरिड कौन करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन इसको कंडक्ट कराता है, कौन इसको कैरिड करता है, तो दोस्तों इसको कैरिड किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई के द्वारा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई के द्वारा ये कैरिड किया जाता है। अब दोस्तों एक बात बताइए, क्या ये सेंसस और जो एनपीआर है वो सेम है? नहीं ना, सेंसस और एनपीआर सेम नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड एनपीआर एंड एनआरसी, तो सारी चीजों में मैं डिफरेंस बताऊंगा। आगे बढ़े। अच्छा, अब मैंने जैसे बताया मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनपीआर, सेंसस एंड एनआरसी। मैंने एक टेबल बनाई है, मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है कि सेंसस में क्या डिफरेंस होता है और एनपीआर, सेंसस, एनपीआर और एनआरसी में क्या डिफरेंस है, मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। आप इसमें इजीली समझ पाएंगे कि एनपीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है और सेंसस क्या होता है। मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है एनपीआर क्या होता है, सेंसस क्या होता है दोस्तों, और एनआरसी क्या होती है। मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है एनपीआर क्या होता है, एनआरसी क्या होती है और सेंसस क्या होता है। हम समझने की कोशिश करते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें। अगर हम दोस्तों जैसे ये एनपीआर हो गया, ये सेंसस हो गया, जो ये हो गया एनआरसी हो गया। तो जैसे मैंने बताया नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर होता है, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो रेसिडेंट होते हैं उनकी लिस्ट होती है, जो हाउस होल्ड होते हैं उनकी लिस्ट होती है। जैसा पॉपुलेशन से आप समझ पा रहे होंगे, जो हाउस होल्ड होंगे, जो इंडिया के अंदर जितने हाउस होल्ड होंगे उनकी एक लिस्ट होगी। तो क्या होगा, लिस्ट ऑफ रेसिडेंट होता है एनपीआर के अंदर। अगर हम सेंसस की बात करें, सेंसस क्या होता है दोस्तों, व्हाट इज द सेंसस। सेंसस के अंदर क्या होता है, डेमोग्राफिक डाटा होता है। क्या होता है, डेमोग्राफिक डाटा होता है। अब डेमोग्राफिक डाटा सिर्फ आपको यही नहीं बताना कि पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि पॉपुलेशन कितनी है या खाली जैसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में सिर्फ आप लिस्ट ऑफ रेसिडेंट बताते हैं, लेकिन सेंसस के अंदर क्या होता है, वाइडर कैनोटेशन होती है। आपको उसमें हेल्थ भी बतानी होगी, मोर्टेलिटी रेट कितना हो रहा है, तो सारी चीज़ें सेंसस जो है वाइडर चीज़ों को कवर करता है, लेकिन एनपीआर सिर्फ पॉपुलेशन को कवर करता है। और एनआरसी क्या है, एनआरसी जो है लीगल लिस्ट ऑफ लीगल सिटीजन्स होते हैं। आपने देखा होगा असम के अंदर एनआरसी लागू हुई, जो असम के अंदर बांग्लादेश से हुए, म्यांमार से हुए, तो क्या होता है इलीगल जो इमिग्रेंट्स है वो घुसवाते हैं, तो इसकी वजह से एनआरसी लागू की गई वहाँ पर। जो लीगल सिटीजन है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि लीगल सिटीजन कौन है, तो एनआरसी क्या होती है, लीगल सिटीजन के लिए होती है। आगे बढ़े और डिफरेंस क्या है दोस्तों, मैंडेटरी क्या है इसमें, एनपीआर में क्या मैंडेटरी है, एनपीआर में एनपीआर मैंडेटरी है क्या दोस्तों, एनपीआर इज मैंडेटरी और नॉट। एनपीआर मैंडेटरी है फॉर रेसिडेंसी के लिए, क्या है, मैंडेटरी है। सेंसस मैंडेटरी है, यस सेंसस भी मैंडेटरी है।
और दोस्तों एनआरसी, एनआरसी मैंडेटरी नहीं है, एनआरसी नो एक्सेप्ट इन असम, एनआरसी सिर्फ मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ असम में मैंडेटरी है और कहीं भी एनआरसी मैंडेटरी नहीं है। आगे बढ़ें। और दोस्तों इंफॉर्मेशन आज एनपीआर के अंदर, सेंसस के अंदर, एनआरसी के अंदर क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। एनआरसी के अंदर हुआ, एनपीआर के अंदर, एनआरसी के अंदर, एनपीआर के अंदर और दोस्तों सेंसस के अंदर क्वेश्चन कैसे होंगे, इंफॉर्मेशन कैसी मांगी जाएगी। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, जो एनपीआर है, एनपीआर के अंदर आधार, पैन और वोटर आईडी मांगी जाएगी आपसे, आधार, पैन एंड वोटर आईडी। और सेंसस के अंदर क्या होगा, नेम, एज, जेंडर एंड वर्क, वर्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और क्या कहते हैं सेंसस के अंदर क्या होगा दोस्तों, सेंसस के अंदर नेम, एज, जेंडर और वर्क के बारे में पूछा जाएगा। और एनसीआर के अंदर डॉक्यूमेंट्स फॉर सिटीजनशिप, एनसीआर के अंदर आपको प्रूफ देना पड़ेगा, एनआरसी के अंदर आपको प्रूफ देना पड़ेगा सिटीजनशिप का, कि आप इंडियन सिटीजन हैं नहीं, या आप इमिग्रेंट्स तो नहीं हैं, आप इलीगल इमिग्रेंट्स तो नहीं हैं, तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे खुद को साबित करने के लिए कि आप इंडियन सिटीजन हैं। हु कंडक्ट कौन कराता है, आप ये बताइए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीआर को कौन कंडक्ट कराता है, सेंसस को कौन कंडक्ट कराता है और एनआरसी को कौन कंडक्ट कराता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इन तीनों को कंडक्ट कौन कराता है दोस्तों, इनको कंडक्ट कौन कराता है। अगर हम एनपीआर की बात करें, एनपीआर को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। एनपीआर को कौन कंडक्ट कराता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। एनपीआर को जो कंडक्ट कराता है दोस्तों, वो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया कराता है। अगर हम सेंसस की बात करें, सेंसस को भी जो कंडक्ट कराता है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कराता है। सेंसस को कौन कंडक्ट कराता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। एनआरसी को कौन कराता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, एनआरसी को कौन रजिस्टर कराता है, एनआरसी को कौन रजिस्टर कराता है दोस्तों। एनआरसी को जो रजिस्टर कराता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराती है। कौन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एनआरसी को कैरिड कराती है। एनआरसी को कौन कैरिड कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे बढ़े। अच्छा, लिंक टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ यूपीएससी, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन और यूपीएससी के सिलेबस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम इसको यूपीएससी और जो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन और यूपीएससी के सिलेबस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम जीएस2 की बात करते हैं, जीएस2, अगर जीएस2 में क्या आता है, गवर्नेंस आता है। गवर्नेंस में कौन सा टॉपिक होता है, डाटा कलेक्शन, ई गवर्नेंस एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। अगर हम जीएस2 की बात करते हैं, पॉलिटी वाला पार्ट, पॉलिटी वाले पार्ट में हम कौन से टॉपिक को इसमें इंक्लूड करते हैं, सिटीजनशिप के टॉपिक को इंक्लूड करते हैं। जो सिटीजनशिप के जो इश्यूज हैं, फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो फेडरलिज्म में स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, केरला रिफ्यूज टू एनपीआर, मतलब एनपीआर को लागू होने के लिए इन स्टेट्स ने क्या किया है, मना किया है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल हो गए और केरला ने क्या किया है, एनपीआर को अपडेट करने के लिए मना कर दिया है। अगर हम इथिक्स की बात करें, इथिक्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजन वर्सेस एक्सक्लूजन, सर्विलांस वर्सेस डिग्निटी। आगे बढ़े। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, तो दोस्तों जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो रहा है, जो एनपीआर किया जा रहा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कौन इसके प्रोज में, कौन इसके कॉन्स में, कौन इसके फेवर में, कौन इसके अगेंस्ट में, वो देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जो एनपीआर कंडक्ट कराया जा रहा है, एनपीआर अपडेट होने जा रहा है, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कौन इसके फेवर में, कौन इसके अगेंस्ट है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। कौन इसके फेवर में है और कौन इसके अगेंस्ट है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहला, अगर हम इसके प्रोज देखें, हम अगर फेवर देखें कि इसके जो आर्गूमेंट है किसने इसके फेवर में दिया है, हम फेवर में आर्गूमेंट देखते हैं दोस्तों। हम जो नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है उसके फेवर में जो आर्गूमेंट है वो देखने की कोशिश करते हैं। वो क्या है दोस्तों, फेवर में आर्गूमेंट देखते हैं हम। फेवर में आर्गूमेंट क्या है, फेवर में आर्गूमेंट है हेल्प टारगेट बेनिफिशियरी बेटर वेलफेयर स्कीम। अगर एनपीआर कंडक्ट होता है, एनपीआर अपडेट होता है, जैसे लास्ट 2010 में क्रिएट किया गया था, फिर 2015 या 2016 में इसको अपडेट किया गया।
अब इसको अगेन फिर से अपडेट किया जाने वाला है। लेकिन इसका क्या फ़ायदा है दोस्तों, अगर आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी कंट्री में कितने रेसिडेंट रह रहे हैं, तो जब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होगा कितने रेसिडेंट रह रहे हैं, लिस्ट ऑफ रेसिडेंट आपको पता होगी, जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है उनको बनाना बहुत आसान होगा और उनको लास्ट माइल तक पहुंचाना बहुत आसान होगा। इसलिए क्या होगा, अगर ये एनपीआर अपडेट होता है तो जो वेलफेयर स्कीम है या जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो वेलफेयर स्कीम का जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम दूसरा देखें, बिल्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव रेसिडेंट डाटाबेस, और इससे क्या होगा, हम एक जो हमारा जो मिसिंग है, हमारे जो डाटा में सबसे जो मिसिंग पार्ट है वो है हमें रेसिडेंट का डाटा हमारे पास नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमें रेसिडेंट के बारे में पता ही नहीं है, हमारी पॉपुलेशन कैसी है, हमारे जो रेसिडेंट है उनके हेल्थ के बारे में हमारे पास कोई डाटा नहीं है, उनके एजुकेशन के बारे में कोई डाटा नहीं है। अगर हम ये लागू होता है तो दोस्तों हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं रेसिडेंट के लिए। क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस को बिल्ड किया जा सकता है फॉर रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इंप्रूव द गवर्नेंस एंड प्लानिंग। जैसा मैंने बताया था, अगर आपके पास रेसिडेंट का डाटा होगा, आपको पता होगा एग्जैक्टली आपकी पॉपुलेशन क्या है, तो आप एक जो प्लानिंग है और जो आप गवर्नेंस को क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे और अच्छे से आप प्लानिंग बना पाएंगे। आप उनको वेलफेयर स्कीम से अच्छे से दे पाएंगे। कोई भी स्कीम बनेगी आप उसमें एक प्लान से बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली आपको कितनी ऑडियंस को टारगेट करना है, आपको कितने लोगों को टारगेट करना है स्कीम में, तो आप फंड भी उतना जनरेट कर पाएंगे। तो आप बता पाएंगे कि हमें कितने लोगों के लिए वो स्कीम बनानी है। जैसे अगर मान लीजिए, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आप अपनी फैमिली में बैठे हुए हैं, आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं। अगर 5 मेंबर है, अगर आपको खाना बनाना है, अगर आपको 2 टाइम का खाना बनाना है, तो आप उसी हिसाब से बनाएंगे ना कि खाना वेस्ट भी ना हो, कि 5 लोगों का खाना इनफ हो। तो आपको पता होता है कि आपको कितना खर्च करना है। तो इसी हिसाब से जब एनपीआर लागू हो जाएगा तो आपको पता होगा कितने बेनिफिशियरीज तक हमारी स्कीम पहुंचनी चाहिए, कितनी बेनिफिशियरी लोगों को हमारा फ़ायदा पहुंचना चाहिए, हमें प्लानिंग कैसी करनी चाहिए, और जो हमारा गवर्नेंस है वो भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा अगर एनपीआर क्या होता है, अपडेट होता है या लागू होता है। अगर हम इसके आर्गूमेंट देखें, अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट देते हैं लोग, अगेंस्ट में क्या इसके आर्गूमेंट है, अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट है, तो अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट है, जो दोस्तों मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो क्या होंगे, इससे एक्सक्लूजन हो जाएंगे। क्या होंगे, रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, जैसे दलित हो गए और जो लोअर क्लास जो पीपल हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अगर ओवरलैप विद आधार एंड सेंसस ऑफ रिडंडेंसी। अब मैंने जैसा आपको दोस्तों पिछली स्लाइड में बताया, एनपीआर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। एनपीआर के जो लिए डॉक्यूमेंट पड़ेगी, आधार आपको चाहिए होगा, पैन चाहिए होगा, वोटर आईडी चाहिए होगी और ईटीसी। तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा, आपको जो है रेसिडेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, आपको रेसिडेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, आपको इंडियन रेसिडेंट माना ही नहीं जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, एनपीआर में जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आधार हो गया, पैन हो गया, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, कौन कौन से एनपीआर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, आधार की ज़रूरत है, आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है, या वोटर जो आईडी हो वो आपके पास होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई भी आईडी नहीं है दोस्तों, तो आपको एनपीआर में जो रेसिडेंट की लिस्ट होती है आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा और आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो इंडियन रेसिडेंट होते हैं उनको जो फ़ायदा मिलता है, तो क्या होगा, जो एक तो एक्सक्लूजन होगा मार्जिनलाइज, और ओवरलैप होगा विद आधार एंड सेंसस ऑफ रेजिडेंसी, और फियर ऑफ एनआरसी एंड कम्युनिटी टारगेटिंग। अब एनआरसी क्या है दोस्तों, एनआरसी क्या चीज़ है, व्हाट इज एनआरसी। एनआरसी है कि जो हमारे लीगल सिटीजन है उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको आइडेंटिफाई करना जो हमारे लीगल सिटीजन है। अब जब आप एनपीआर से बाहर हो गए, तो एनपीआर से जब आप बाहर हुए तो आप
जब एनपीआर से आप बाहर हो गए तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहे। अब जब आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहे तो आपको इलीगल सिटीजन, क्या इलीगल सिटीजन करार दे दिया जाएगा। जब आपको इलीगल सिटीजन करार दे दिया जाएगा तब फिर एनआरसी लागू होगी, एनआरसी लागू होगी तब आपको सिटीजनशिप भी नहीं माना जाएगा, आपको इंडियन सिटीजन भी नहीं माना जाएगा। क्या आपको इंडियन सिटीजन भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप लीगली, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप जो है सिटीजनशिप से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको इलीगल इमिग्रेंट करार दे दिया जाएगा। तो क्या होगा, फियर ऑफ एनआरसी एंड कम्युनल टारगेटिंग, प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी कंसर्न। अगला क्या है, प्राइवेट एंड सिक्योरिटी। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कौन इसके फेवर में, कौन इसके अगेंस्ट में, कौन से आर्गूमेंट जो है इसके फेवर में और कौन से आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट में, मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, कौन इसके फेवर में है और कौन इसके अगेंस्ट में है। आगे बढ़े, अगला आर्टिकल क्या है दोस्तों हमारा, अगला आर्टिकल क्या है हमारा, तो बड़ोदरा में क्या हुआ है दोस्तों, ब्रिज कोलैप्स हो गया है। क्या हुआ है, 12 किल्ड इन एज द की ऑफ द ब्रिज कोलैप्स इन द बड़ोदरा। बड़ोदरा के अंदर क्या हुआ है, 12 लोग मर गए और ब्रिज के कोलैप्स होने से। क्या ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि बड़ोदरा में कितने लोग, क्या यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बड़ोदरा में ब्रिज कोलैप्स हो गया, 12 लोग मर गए, बहुत सारे लोग किल्ड, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या कि ब्रिज कोलैप्स हो गया या 12 लोग किल्ड हो गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आखिर हुआ क्या है। तो दोस्तों क्या हुआ, एट लीस्ट 12 पीपल वर किल्ड एंड 9 इंजर्ड आफ्टर द सेक्शन ऑफ द गंभीरा ब्रिज। गंभीरा ब्रिज क्या है, कौन सा ब्रिज गिरा है, गंभीरा ब्रिज नियर द पदरा टाउन इन बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात collapsed early on Wednesday, sending the multiple vehicle crashing into the Mahi Sagar river. into the Mahi Sagar जो रिवर है, क्रैशिंग कहाँ हो गया, into the Mahi Sagar river। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस आर्टिकल में, यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं कि जो बड़ोदरा में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, गंभीरा ब्रिज जो कोलैप्स हुआ है, वो यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आर्टिकल यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक रिलेवेंस क्या है कि ये जो टॉपिक है यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट में बताइए। ये जो टॉपिक है, जैसे बड़ोदरा में क्या हुआ है, ब्रिज कोलैप्स हो गया है, और बड़ोदरा कहाँ है, गुजरात के अंदर क्या हुआ है, ब्रिज कोलैप्स हो गया है। अब ये यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेफ्टी है दोस्तों, जो जीएस पेपर 3 का जो टॉपिक है, तो अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो स्ट्रक्चरल ऑडिट और पब्लिक वर्क्स हैं, ये भी जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो स्ट्रक्चरल ऑडिट एंड पब्लिक वर्क, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 में। गवर्नेंस फेलियर एंड द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, क्या है, गवर्नेंस फेलियर, ये जो है जीएस पेपर 2 के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए, जीएस पेपर 2 के लिए। तो ये मैंने आपको 3 रिलेवेंस टॉपिक बताए कि जो बड़ोदरा में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है वो कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी के लिए इस टॉपिक को और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम इसमें क्या ढूंढ सकते हैं और हम क्या अपनी मल्टी डायमेंशन इसमें लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डायमेंशन देखते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब डायमेंशन देखते हैं और की कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक के लिए। ये टॉपिक जो है यूपीएससी के लिए कैसे और डायमेंशन को हम आगे देख सकते हैं। तो आगे देखें, आगे बढ़ें। तो की कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, की कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट। अगर हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे ब्रिज जो कोलैप्स हुआ है गुजरात के अंदर, तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या क्या देख सकते हैं, ब्रिज आर द पार्ट ऑफ द कोर सिविक प्लानिंग, ओल्ड ब्रिजेस नीड पीरियोडिक सेफ्टी चेक, ओल्ड ब्रिजेस नीड पीरियोडिक सेफ्टी चेक। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात करें तो हम इसमें क्या डायमेंशन देखा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
लोकल अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोकल जो अथॉरिटी होती हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेन करना, और जो रिपोर्ट, जो रिस्क की रिपोर्ट है उसको प्रोवाइड करना। क्या करना, जो जितने भी ब्रिज होते हैं वो लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है, लोकल अथॉरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको मेंटेन करना। और अगर बहुत पुराना ब्रिज हो गया है, बहुत 40-50 साल पुराना ब्रिज है, तो उसमें क्या रिस्क है उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजना, उसकी क्या करना, रिपोर्ट बनाकर भेजना। थर्ड, कोलैप्स इन द ईयर, ये साल में ये तीसरा ब्रिज है जो कोलैप्स हो गया है, साल के अंदर ये तीसरा ब्रिज है जो कोलैप्स हुआ है। तो शो पैटर्न सिस्टम फेलियर नॉट वन ऑफ, क्या ये दोस्तों, क्या ये सिस्टम का फेलियर है? जब आपको पता है कि ब्रिजेज इतने पुराने हो गए हैं, 40-50 साल 60 साल पुराने हो गए हैं, तो आपको इसका रिस्क पता है, तो जब आपको रिस्क पता है तो इसको रिपेयर कराएं या इसको बंद किया जाए इस ब्रिज को, कि जो कैजुअलिटी हो रही है उसको रोका जाए। तो किसकी जिम्मेदारी है, कौन रेस्पॉन्सिबल है जो इतनी कैजुअलिटी हो रही है और ब्रिजेज, ये तीसरा ब्रिज साल के अंदर क्या हुआ है, कोलैप्स हो गया है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल गैप देखें दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल गैप क्या है, नो यूनिफाइड ब्रिज ऑडिट सिस्टम, कोई भी यूनिफाइड जो ब्रिज सिस्टम का ऑडिट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, कोई भी यूनिफाइड सिस्टम नहीं है ऑडिट करने का ब्रिज का। लैक ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग, और दोस्तों ये तो ऑफिशियली बात है कि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है ब्रिज के लिए वो भी नहीं है, क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। आगे बढ़ें। अच्छा, GS4 केस स्टडी, अब हम इसके लिए एक केस स्टडी हमने फ्रेमिंग की है, आप मुझे बताइएगा आप इस केस स्टडी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये GS पेपर 4 के लिए मैंने केस स्टडी बनाई है दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए मैंने केस स्टडी बनाई है, आप इसको कैसे फ्रेम करेंगे। अगर आपको UPSC के लिए पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आपको GS, हर जो GS के जितने पेपर हैं उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप किसी ज़िले के DM हैं, वहाँ पर क्या होता है, ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, क्या होता है, ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और 12 लोग मर जाते हैं। मान लीजिए आप किसी ज़िले के DM हैं, मान लीजिए आप किसी ज़िले के DM हैं और वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, 12 लोग किल्ड होते हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। एक स्ट्रक्चरल ऑडिट में PWD और कॉन्ट्रैक्टर को बार बार वार्न किया गया था, ये जो ब्रिज है कोलैप्स होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया, ना इसको कोई रिपेयर कराया। तो आप क्या करते दोस्तों, अगर आप DM होते तो आप क्या करते, आप मुझे ये कमेंट में बताइए, आपका क्या स्टेप होता, आप कौन से स्टेप लेते, आप कौन से स्टेप लेते अगर आप किसी ज़िले के DM होते। ये एक केस स्टडी मैंने फ्रेम किया आपके लिए, जो आपके GS पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, GS पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन, मैंने कुछ 3 क्वेश्चन डिस्कशन बेस्ड रखे, डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन रखे, कुछ 3 क्वेश्चन मैंने रखे डिस्कशन बेस्ड। तो दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट्स योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिविल सर्वेंट इन दिस केस। मैंने जैसे आपको एक केस स्टडी दी, तो आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन दिस केस में, व्हाट शुड बी द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिविल सर्वेंट इन दिस केस, व्हाट इज योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, what is the ethical responsibility as a civil servant in this case। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है would you suspend the official blacklist contractor और file a FIR। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो फ्रेम किया है दोस्तों, how would you reassure the public and prevent the future disaster, how would you reassure the public and prevent फ्यूचर डिजास्टर। आगे बढ़े दोस्तों, हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है उड़ीसा के अंदर क्या हुआ है, जो वेस्ट बंगाल के जो माइग्रेंट है उन्हें डिटेन कर लिया गया है। क्या, TMC क्लेम्स माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम द बंगाल इलीगली डिटेन्ड इन उड़ीसा। क्या किया गया है, जो वेस्ट बंगाल के जो माइग्रेंट हैं उड़ीसा के अंदर, उनको क्या किया गया है, डिटेन कर लिया गया है। जो 4400 जो माइग्रेंट हैं उनको डिटेन कर लिया गया बाय द पुलिस ऑफ उड़ीसा। तो क्या क्या है आर्टिकल के अंदर, देखते हैं दोस्तों क्या आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है, हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है दोस्तों, ए डे आफ्टर उड़ीसा पुलिस
444 people for identify verification suspecting them to be immigrants from Bangladesh, Myanmar illegally and residing the state from the West Bengal working in Odisha। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है जो 444 जो माइग्रेंट हैं जो काम कर रहे थे उड़ीसा के अंदर, उनको क्या किया गया, उनको डिटेन कर लिया गया है। किस वजह से डिटेन किया गया है? उनको डिटेन इसलिए किया गया है कि उनके पास लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके लिए उन्हें डिटेन किया गया। आगे क्या गया है, इवन आफ्टर द प्रोवाइडिंग द वैलिड सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट अवर वर्कर्स बीइंग अ लेबल्ड फॉरेनर एंड इलीगल माइग्रेंट। तो वेस्ट बंगाल क्या कह रही है, उन्होंने जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं सिटीजनशिप के उनके पास हैं, उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन उनको फॉरेनर करार दे दिया गया। क्या दे दिया गया? फॉरेनर एंड इलीगल माइग्रेंट उन्हें करार दे दिया गया है। उनको क्या किया गया है? इलीगल जो फॉरेनर करार दे दिया बाय द पुलिस ऑफ उड़ीसा। तो जो फॉरेनर करार दे दिया गया है उड़ीसा की पुलिस द्वारा कि ये जो जितने भी माइग्रेंट हैं 444, वो कैसे हैं दोस्तों? वो हैं 444 जो माइग्रेंट है उनको डिटेन कर लिया गया है। क्या कर लिया गया? डिटेन कर लिया गया। आगे देखें, 444 जो माइग्रेंट है, 444 माइग्रेंट को डिटेन कर लिया गया। आगे देखें ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। हम इस आर्टिकल में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यूपीएससी के लिए? हम इस आर्टिकल में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों यूपीएससी के लिए? आगे हम इसमें डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आगे ये यूपीएससी के सिलेबस से कैसे लिंक करेंगे हम दोस्तों? हम यूपीएससी के सिलेबस से कैसे लिंक कर सकते हैं? इंटर स्टेट जो माइग्रेशन है और वल्नरेबल सेक्शन है, ये इंटर स्टेट जो माइग्रेशन है और वल्नरेबल सेक्शन है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन है, फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन है उस टॉपिक में ये कवर किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड गवर्नेंस जो मैकेनिज्म है उसमें ये टॉपिक कवर किया जा सकता है। उसके अंदर क्या किया जा सकता है? कवर किया जा सकता है। की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। अगर हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं जिसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी एंड सब क्लॉज ई, तो उसके अंदर क्या है, क्या दिया गया है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया। मतलब उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट हैं तो हर सिटीजन्स को ये राइट दिया गया है कि वो नहीं है कहीं भी मूव कर सकता है। फ्रीडम क्या कर सकता है? वो कहीं भी मूव कर सकता है फ्रीली और रिसाइड इन एनीवेयर। जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है अंडर द आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी सब क्लॉज ई के अंदर हमारे जो सिटीजन हैं उनको ये एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि वो कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं और कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो अंडर द आर्टिकल 19 के अंदर ये हमारे सिटीजन्स को पावर दी गई है या राइट, सिटीजन्स को राइट दिया गया है, वो कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये फ्रीडम दी गई है हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको, ये फ्रीडम दी गई है, वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं और वो कहीं भी रह सकते हैं एनीवेयर इन इंडिया। अगर हम आर्टिकल 14 और 15 की बात करें तो आर्टिकल 14 क्या करता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, के सारे जो सिटीजन्स हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं। क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन स्टेट ऑन ओरिजिन। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी ऑन बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पे नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन स्टेट ऑफ ओरिजिन। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें, इंटर स्टेट काउंसिल क्या कहती है? इंटर स्टेट काउंसिल क्या कहती है? प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट ऑन सच मैटर। तो इंटर स्टेट काउंसिल में क्या होता है दोस्तों? कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन द स्टेट ऑन सच मैटर, कोऑर्डिनेशन होता है स्टेट के बीच। इंटर स्टेट काउंसिल में क्या होता है? जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन होता है ऑन सच स्टेट ऑन सच मैटर्स। इंटर स्टेट काउंसिल में क्या होता है? प्रमोट करते हैं कोऑर्डिनेशन को बिटवीन स्टेट्स ऑन सच मैटर्स। रूट कॉजेज क्या है दोस्तों माइग्रेंट हैरेसमेंट के? माइग्रेंट हैरेसमेंट के रूट कॉजेज क्या है? आप मुझे कमेंट्स में बताइए दोस्तों, व्हाट इज द रूट कॉजेज ऑफ माइग्रेंट हैरेसमेंट? व्हाट इज द रूट कॉजेज ऑफ माइग्रेंट हैरेसमेंट? रूट कॉजेज क्या है माइग्रेंट हैरेसमेंट के दोस्तों? तो जो रूट कॉजेज है माइग्रेंट हैरेसमेंट के, पहला तो हो गया आइडेंटिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग।
जो रूट कॉजेज क्या है, माइग्रेंट जो हैरेसमेंट होता है, जो माइग्रेंट का जो हैरेसमेंट हो रहा है उसके रूट कॉजेज क्या है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वो है आइडेंटिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग, और दूसरा रीजन क्या है, लैक ऑफ इंटर स्टेट डाटा शेयरिंग। तो जो डाटा शेयरिंग होती है जो माइग्रेंट की, डाटा बेस ही नहीं है, लैक ऑफ इंटर स्टेट डाटा शेयरिंग है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्टेट्स के पास आपस में डाटा ही नहीं है माइग्रेंट का। जब डाटा ही नहीं होगा माइग्रेंट का तो क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि इनके पास डॉक्यूमेंट है नहीं, तो उन्हें फिर इलीगल माइग्रेंट करार दे दिया जाता है। अगर हम दोस्तों पुअर अवेयरनेस ऑफ वर्कर राइट, जो अवेयरनेस जो है वो पुअर है वर्कर राइट्स की, क्या है दोस्तों, पुअर अवेयरनेस ऑफ वर्कर राइट्स। जो वर्कर्स हैं उनको अपने राइट के बारे में मालूम ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं, राइट्स के बारे में वो अवेयर ही नहीं है कि उनके राइट्स आखिर हैं क्या। अगर उनको अपने राइट्स पता चल जाए तो उनका हैरेसमेंट कम हो जाएगा, उनको अपने लेबर कोड्स के बारे में पता चल जाए तो उनका हैरेसमेंट कम हो जाएगा। जब आपको अपने राइट्स के बारे में मालूमात होती है, जब आपको अपने राइट्स के बारे में पता होता है तो आपको हैरेसमेंट फिर कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आपके क्या राइट हैं, आप पे फिर कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। अगला क्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल टेंशन। अगला क्या है, लोकल पॉलिटिकल टेंशन। अगला क्या है दोस्तों, लोकल पॉलिटिकल टेंशन हमेशा रहती है दोस्तों। स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में हमेशा टसल चलती है। आप चाहे हरियाणा ले लें, पंजाब ले लें, तो इनके बीच टसल चलती है। तो ऐसे ही जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच टसल चलती रहती है। लैंग्वेज एंड कल्चरल गैप। अब लैंग्वेज और कल्चरल गैप भी है दोस्तों। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें और उड़ीसा की बात करें तो इसमें जो है वहाँ का कल्चर कुछ है, वहाँ की लैंग्वेज कुछ है। तो लैंग्वेज और कल्चरल गैप भी काफ़ी है, जिसकी वजह से क्या होता है, माइग्रेंट का हैरेसमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं और हम एक केस स्टडी इसके ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे जीएस का पेपर जो 4 है उसमें 2 सेक्शन, जैसे दोस्तों जीएस का जो पेपर 4 है उसमें 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में थ्योरी आती है और दूसरे सेक्शन में केस स्टडी आती है। तो मैंने आपको एक केस स्टडी बता चुका हूं, अब जो दूसरी केस स्टडी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जीएस पेपर 4 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं केस स्टडी समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक केस स्टडी मैंने फ्रेम की है, वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक ग्रुप ऑफ माइग्रेंट इज अरेस्टेड इन योर डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए आप किसी स्टेट के क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप किसी स्टेट के डीएम हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, बहुत सारे माइग्रेंट को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया अंडर द सस्पिशन ऑफ बीइंग अनडॉक्यूमेंटेड। अंडर द सस्पिशन बीइंग अनडॉक्यूमेंटेड उनको इसलिए अरेस्ट कर लिया गया कि क्योंकि उनके ऊपर शक था कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उनको शक था। मान लीजिए किसी जिले के आप डीएम हैं, मान लीजिए आप किसी जिले के डीएम हैं, आपके जिले के अंदर बहुत सारे माइग्रेंट को क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट क्यों किया गया, अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि उन लोगों के ऊपर शक था कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर शक था कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर शक था कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और जो माइग्रेंट थे जितने, वो आपसे डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर है उनका, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं और डिफरेंट कल्चर है, और बेचारे डरे हुए हैं। क्या है, और बेचारे डरे हुए हैं। लेकिन मीडिया में एक अलग हाइप चल रही है कि आपके ज़िले के अंदर जो माइग्रेंट हैं उनका हैरेसमेंट किया जा रहा है, आपके ज़िले के अंदर जो माइग्रेंट हैं उनका हैरेसमेंट किया जा रहा है। तो आप एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या एक्शन लेंगे, आप एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप क्या एक्शन लेंगे, आप एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या एक्शन लेंगे। तो आप मुझे दोस्तों कमेंट्स में बताइए, अगर आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते तो आप क्या एक्शन लेते। अगर आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते तो दोस्तों आप क्या एक्शन लेते। आगे बढ़ें। हमारा ये लास्ट आर्टिकल है इस वीडियो का। तो मैंने आज जो आर्टिकल्स हैं वो 4 आर्टिकल्स ही इंक्लूड किए हैं, जो 4 आर्टिकल्स में भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग रहा है। तो मैंने आज 4 आर्टिकल्स इंक्लूड किए। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है एफएटीएफ पे आर्टिकल हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या आर्टिकल किस बारे में, इंडिया प्ले की रोल इन ब्रिंगिंग आउट द एफएटीएफ रिपोर्ट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग।
टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल में है क्या, इस आर्टिकल में क्या बोला गया। तो इस आर्टिकल में हम देखें, इंडिया वॉज वन ऑफ द की कंट्रीब्यूशन टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो FATF है उसकी जो फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है। तो इंडिया क्या है दोस्तों, इंडिया क्या है दोस्तों, इंडिया की कंट्रीब्यूटर है FATF के अंदर। इंडिया क्या है, की कंट्रीब्यूटर है। इंडिया की कंट्रीब्यूटर है फॉर पुटिंग द टुगेदर कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे। एक रिपोर्ट है दोस्तों, वो ट्यूसडे को रिलीज की गई है FATF के अंदर। तो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया है इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है इसके अंदर फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया है स्टेट स्पॉन्सरशिप। इसके अंदर क्या रिकॉग्नाइज किया गया है, स्टेट स्पॉन्सरशिप एज मींस फंड एंड सपोर्ट टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सरशिप क्या होता है दोस्तों, स्टेट स्पॉन्सरशिप वो होता है कोई भी स्टेट टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए फंड प्रोवाइड कर रही है या सपोर्ट कर रही है तो उसे क्या करेंगे, स्पॉन्सरशिप टेररिज्म कहेंगे, स्पॉन्सरशिप टेररिज्म कहेंगे। तो अगर हम स्पॉन्सरशिप टेररिज्म की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में पाकिस्तान आता है। क्या आता है हमारे दिमाग में, पाकिस्तान आता है। तो दोस्तों नेशनल रिस्क असेसमेंट ऑन मनी लैंडरिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग फ्लैग्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर्टिकुलरली द फ्रॉम पाकिस्तान। जैसे मैंने बताया था, अगर स्टेट स्पॉन्सरशिप की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पाकिस्तान आता है। जैसे नेशनल रिस्क असेसमेंट ऑन मनी लैंडरिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है दोस्तों, द यूनाइटेड स्टेट्स इन 2024 नेशनल terrorist financing risk assessment has already noted it faced terrorism threat from the terror groups in Pakistan apart from the Afghanistan, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो 2024 में यूएस के अंदर एक रिपोर्ट हुई, उसमें भी बताया गया कि नहीं है जो पाकिस्तान है वो क्या करता है, वो जो है टेररिज्म को प्रमोट करता है। तो उसके अंदर भी यही बताया गया। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज FATF। व्हाट इज FATF? FATF है क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। What is FATF and Financial Action Task Force? What is Financial Action Task Force? Financial Action Task Force क्या है, कब ये बना और इसका रोल क्या है और इंडिया का क्या रोल है और पाकिस्तान को कौन सी लिस्ट में रखा गया है, ये हम सब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम ये सारा समझने की कोशिश करते हैं। FATF क्या है, FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये कैसी है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। अब कब इसको दोस्तों फाउंड किया गया, इसको फाउंड किया गया था 1989 में। कब फाउंड किया गया था, 1989 में। ये किसका इनिशिएटिव है, अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए FATF जो है वो किसका इनिशिएटिव है, क्या G20 के अंदर बना, ये नहीं दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव है वो G7 का इनिशिएटिव है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर FATF का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। तो ये जो दोस्तों ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए तो नहीं लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। FATF हमेशा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है UPSC के लिए। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, रोल क्या है दोस्तों इसका, FATF का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ FATF? FATF का रोल है सेट्स इंटरनल स्टैंडर्ड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंस, सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। आगे बढ़ते हैं, इसके मेंबर्स कौन कौन है दोस्तों, इसके मेंबर्स कौन है, FATF के कौन मेंबर हैं, इसके जो मेंबर हैं वो 39 मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, USA, UAE, चाइना, रशिया। इसके कितने मेंबर हैं, 39 मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया। और दोस्तों इंडिया की मेंबरशिप कब हुई है दोस्तों, इंडिया इसका मेंबर कब बना, FATF का इंडिया कब मेंबर बना, आप मुझे कमेंट में बताइए। इंडिया FATF का कब मेंबर बना है दोस्तों, इंडिया जब मेंबर बना है, फुल मेंबरशिप इसको 2010 में मिली है। FATF का इंडिया कब मेंबर है, कब से मेंबर है, 2010 से FATF का इंडिया मेंबर है, 2010 से FATF का मेंबर है इंडिया। आगे बढ़ते हैं, जैसा मैंने बताया व्हाट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म।
दोस्तों व्हाट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता क्या है? व्हाट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म? तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है? व्हेन सॉवरन गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट टेररिस्ट ग्रुप। जैसा मैंने बताया, अगर कोई स्टेट क्या होती है, डायरेक्टली सपोर्ट करती है या इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है, फंड प्रोवाइड कराती है, तो उसको क्या कहेंगे? स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अब स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है तो अब इसका एग्जाम्पल भी हम लेते हैं। जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो पाकिस्तान है, वो टेररिज्म को क्या करती है? स्पॉन्सर करती है। तो अगर हम हार्बरिंग ग्रुप देखें लाइक LAT, JEM, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जो हैं वो क्या है दोस्तों? वो जो है टेरर फैलाते हैं, वो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। अगर हम 2008 मुंबई अटैक की बात करें, पुलवामा की बात करें, उरी की बात करें और पठानकोट की बात करें, ये सारे जो टेरर अटैक हैं वो पाकिस्तान द्वारा कराए गए। ये सारे जो टेरर अटैक हैं वो पाकिस्तान के द्वारा कराए गए। तो क्या है दोस्तों? जो पाकिस्तान है वो स्पॉन्सरशिप स्टेट है, वो टेररिज्म को प्रमोट करता है। स्पॉन्सरशिप क्या है? स्टेट है जो टेररिज्म को प्रमोट करता है। आगे बढ़े। अच्छा, FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है दोस्तों? अच्छा, FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है? हम ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं दोस्तों, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्रे लिस्ट क्या होती है? ग्रे लिस्ट होती है अंडर द इंक्रीज मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट। जो ग्रे लिस्ट के अंदर क्या होता है? FATF जो है आपको जो है मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से करती है। क्या करती है? वो जो मॉनिटरिंग है, जो वॉच लिस्ट है अंडर द इंक्रीज मॉनिटरिंग, वो बढ़ जाती है। आपको बहुत मॉनिटरिंग में रहना पड़ता है। इसके अंदर कौन है दोस्तों? पाकिस्तान था 2018 से 2022 तक, और म्यांमार अभी भी क्या है? म्यांमार ग्रे लिस्ट में। अगर हम दोस्तों ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं, ब्लैक लिस्ट में क्या होता है? नॉन कोऑपरेटिव जुरिडिक्शन होता है, हाई रिस्क पे होता है। नॉन कोऑपरेटिव जुरिडिक्शन होता है और हाई रिस्क पे होता है। इसके अंदर अभी नॉर्थ कोरिया और ईरान है। इसके अंदर अभी ब्लैक लिस्ट में कौन है? नॉर्थ कोरिया और ईरान क्या है? ब्लैक लिस्ट में FATF के अंडर। आगे बढ़े। इंडियाज डिप्लोमेटिक एफर्ट क्या है? BI-FATF। इंडिया ने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कौन से लिए हैं? तो एविडेंस शेयरिंग किया है ऑन टेररिंग फाइनेंसिंग फ्रॉम पाकिस्तान। क्या किया है? जो एविडेंस होते हैं, जो पाकिस्तान क्या करता है, जो टेरर फैलाता है इंडिया के जगह जगह, वो क्या करता है? हमले करता है। तो उस पर क्या है? जो एविडेंस हैं वो शेयर किए। किसने? इंडिया ने। और ग्लोबल लॉबी बनाई है विद US, फ्रांस। इंडिया ने क्या बनाई है? ग्लोबल लॉबी बनाई है विद US, फ्रांस एंड EU and UE. Use FATF as non-military tool for diplomatic pressure. FATF strengthen India's soft power and multilateral credibility. आगे बढ़े। तो दोस्तों ये थे मेरे आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं अपने जो 5 प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं द हिंदू का जो पूरा न्यूज़पेपर है उसको हमने एनालाइज करने के बाद ये 5 MCQ बनाए, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रीलिम्स में। जो 2026 का प्रीलिम दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फर्स्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या कहता है? पहला जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो पॉलिटी, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स का है। तो विद रेफरेंस द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जैसा मैंने दोस्तों आपको NPR पढ़ाया, अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी हो तो आप NPR का क्वेश्चन क्या है, आपको NPR का क्वेश्चन आप गलत ही नहीं कर सकते। आप ऐसा मैंने सारी डायमेंशन उसमें कवर की है, तो आप NPR का क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप मेरी जो शुरू से वीडियो देखिए, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि व्हाट इज NPR और कौन इसको कंडक्ट कराता है और किस एक्ट के अंदर ये किया जाता है, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, इसके अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने सारी चीज़ें कवर की है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? द डाटा ऑफ NPR इज कलेक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट 1948 एंड मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि सेंसस एक्ट के अंदर ये कैरिड नहीं किया जाता है। क्या? सेंसस एक्ट के अंदर कैरिड नहीं किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये जो कैरिड किया जाता है वो किया जाता है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, और जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और क्या होता है दोस्तों, जो
सिटीजनशिप एक्ट के जो रूल्स हैं 2003 के, उसके अंडर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाता है। एनपीआर इंक्लूड्स बायोमेट्रिक डिटेल्स, फिंगरप्रिंटिंग एंड आइरिस स्कैन फॉर ऑल रेसिडेंट। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कोई भी ऐसा ना आपकी बायोमेट्रिक होगी, ना फिंगरप्रिंट्स होगी, ना स्क्रीन ऑल रेसिडेंट। आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, डॉक्यूमेंट जैसे वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बस आपको ये प्रोवाइड कराने होंगे और कुछ भी नहीं देना होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ें, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? स्टेट्स हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू रिजेक्ट पार्टिसिपेशन इन एनपीआर डाटा कलेक्शन। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, स्टेट्स की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, स्टेट्स की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वो तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों सी होगा। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? What would be the answer? Answer C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट पे है हमारा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट पे। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? इन इंडिया द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो बड़ौदा में क्या हुआ है, जो गंभीरा ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अभी गंभीरा जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया, लेकिन जो ब्रिजेज होते हैं उनका मेंटेनेंस कौन रखता है दोस्तों? ब्रिजेज का कौन सी जो बॉडी है वो मेंटेनेंस रखती हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों? अर्बन लोकल बॉडीज। पहला जो ऑप्शन है क्या, अर्बन लोकल बॉडीज मेंटेनेंस रखती हैं। पहला जो ऑप्शन क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है क्या, अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं वो ब्रिजेज होते हैं उनका मेंटेनेंस रखती हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है। जो लोकल अथॉरिटी होती है पीडब्ल्यूडी, तो उनका क्या, उन पीडब्ल्यूडी हुई तो क्या करती हैं दोस्तों? वो मेंटेनेंस का क्या करती हैं? मेंटेनेंस, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उनको क्या करते हैं? मेंटेनेंस रखते हैं। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनका मेंटेनेंस रखते हैं। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक है। इंडियन रोड कांग्रेस, और इंडियन रोड जो कांग्रेस होती है वो क्या करती है दोस्तों? वो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उनको मेंटेनेंस रखने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो तीसरा ऑप्शन भी एकदम राइट आंसर है, तीसरा ऑप्शन। लेकिन अगर हम एनडीएमए की बात करें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो दोस्तों मेंटेनेंस नहीं रखती है, वो सिर्फ गाइडलाइंस देती है, गाइडलाइंस बनाती है, मेंटेनेंस में उसका कोई रोल नहीं है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। इसका आंसर क्या है? 1 2 3। तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर होगा ए 1 2 3। इसका आंसर होगा ए 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफएटीएफ के ऊपर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफएटीएफ के ऊपर है। तो पहला जो ऑप्शन है हम देखते हैं, क्या स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एफएटीएफ। अब पहला जो ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों? एफएटीएफ रिकमेंडेशन आर लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर अंडर द इंटरनेशनल लॉ। जो एफएटीएफ होती है उसकी रिकमेंडेशन जो होती हैं, जो मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती हैं, वो नॉन बाइंडिंग होती हैं। जो रिकमेंडेशन होती हैं वो बाइंडिंग नहीं है, वो नॉन बाइंडिंग है। जितनी भी एफएटीएफ की रिकमेंडेशन होगी वो नॉन बाइंडिंग है। तो पहला ऑप्शन क्या होता है? गलत हो जाता है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ें, इंडिया यूज एफएटीएफ प्लेटफॉर्म टू बिल्ड मल्टीलैटरल प्रेशर ऑन पाकिस्तान रिगार्डिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जैसा मैंने दोस्तों आपको एफएटीएफ के आर्टिकल में बताया था कि इंडिया कैसे एफएटीएफ को डिप्लोमेटिक यूज कर रही है, डिप्लोमेटिक को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज कर रही है। तो इंडिया क्या करती है? अपना डाटा शेयर करती है, कैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ हमले करता है, कैसे पाकिस्तान टेरर को प्रमोट करता है, कैसे पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर टेरर स्टेट है, कैसे पाकिस्तान एक स्पॉन्सरशिप स्टेट है। अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं तो क्या करता है? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। एफएटीएफ मेंटेन द कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड